तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। पोस्टुलेट्स जो हमारे 5 थे यूक्लिड साहब के, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट को कवर करेंगे और समझेंगे। ये वीडियो में पर्सनली बोल रहा है कि इसमें बहुत सारा पार्ट होने वाला है। जैसे ये हम करवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लाइन है ना, लाइन सेगमेंट, रे, उसके बाद आप कह सकते हो प्लेन, इसके बारे में डेफिनेशन, कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्शन लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो बी केयरफुल होके देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर हो गया, ट्रेंगल्स चैप्टर हो गया, या फिर ज्योमेट्री चैप्टर्स हो गया आपका पूरा, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, ये पूरा चीज़ का बेसिक है। ठीक है ना? तो इसको ज़रूर देखिएगा पूरा, ताकि आपका जो भी वर्ड्स बोला जाए क्वेश्चन बनाते समय, वो क्वेश्चन पकड़ में आ जाए कि नहीं क्वेश्चन कह क्या रहा है। नहीं तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ही पकड़ में नहीं आते हैं। तो सो बी केयरफुल होके आप ये लेक्चर्स को फुल्ली देखें। छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी हो जाएगी, निपट जाएगी। स्टेटमेंट के बारे में पहले भी बोल चुके हैं कि ऐसा सेंटेंस जो या तो फुल्ली ट्रू हो या फुल्ली फॉल्स हो, दोनों में ना हो, माने ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ऐसा ना हो। ठीक है ना? तो ये पहले भी बता चुके हैं। ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स। एक ऐसे सेंटेंस जिसे जज किया जा सकता है कि वो सही है या गलत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे बोलेंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको दिए थे कि अगर कोई पुलिस जो है किसी घटना स्थल पे पहुंचती है जहां पे मर्डर हुआ है, और महेश नाम का व्यक्ति जो है वो मर्डर किया है, ये बात पक्का है, और वो घटना पे पता करने जाती है, तो वहाँ के पड़ोसियों से पता करती है कि नहीं यहाँ पे मर्डर हुआ था, तो ये महेश ने मर्डर किया था क्या। तो कोई आदमी जो है वो कह रहा है कि सर हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं महेश ही मर्डर किया है, तो इसे हम लोग स्टेटमेंट में नहीं लेंगे। पुलिस जो होगा वो स्टेटमेंट उसका नहीं लेगा, स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उसका क्या लॉजिक है? तो उसका ये लॉजिक है कि वो स्टेटमेंट जो हो रहा है वो पूरी तरह से ट्रू या पूरी तरह से फॉल्स नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति का है कि नहीं महेश ने ही मर्डर किया है सर, तो ये स्टेटमेंट उसका ले लिया जाएगा, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, चाहे जो भी हो उसका प्रोसीजर किया जाएगा, या है ना, या फिर ये बोल दिया जाए कि कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बोले कि महेश ने मर्डर नहीं किया सर, हमने अपनी आंखों से देखा है महेश ने मर्डर नहीं किया है, तो भले ही महेश मर्डर किया हो, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से फॉल्स हो रहा है ना, अधजल में ना हो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम उसे जज कर सके कि या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देंगे, तो ये लिखा है कि ए सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल इज़ 180 डिग्री। क्या आप जज कर पाते हैं कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है? जज कर पाते हैं भैया? होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये एक स्टेटमेंट पहले है, और ये कैसा स्टेटमेंट है? तो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ट्रू स्टेटमेंट्स पूरा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। दूसरा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। क्या ये स्टेटमेंट है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं है। बेटा ये स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि क्या आप उसे जज कर पा रहे हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कि वो सही है या गलत है, बस अधजल में ना रहें। तो ये आप जज कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है आपका, उसके एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये गलत है, ये आप जज कर लिए, निष्कर्ष निकाल लिए कि नहीं ये भैया गलत बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को बोला जाएगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है?
अब आइए तीसरा से आपका स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से क्लियर ही हो जाएगा। स्टेटमेंट का डेफिनेशन कह रहा है कि x + 10 इज ग्रेटर देन 15 इज अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट। ये बोला कि ये एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी तरह से बात जज नहीं किया जा सकता है कि सही है या गलत है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप x का वैल्यू मान लो आप डाल दो 7 इसके अंदर, तो 10 और 7 17 इज ग्रेटर देन 15, सही है। लेकिन उसी समय x का वैल्यू अगर कोई 1 डाल दे तो 10 और 1 11 और 11 इज़ ग्रेटर देन 15 नहीं होता है। तो कुछ x के लिए तो ये ट्रू भी स्टेटमेंट हो रहा है और कुछ के लिए ये फॉल्स भी हो रहा है। तो इसको देख के ये नहीं जज किया जा सकता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ के लिए कुछ x जो व्यक्ति है उसके लिए तो वो सही हो रहा है और कुछ व्यक्ति के लिए वो गलत हो रहा है। ये पूरी तरह से नहीं है एक स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर हम इसी में कह दें कि ये वाली बात फॉर ऑल x के लिए नहीं बल्कि x ग्रेटर देन, मान लीजिए हम ले लें 6, अगर इसमें हम 6 से बड़ा कोई नंबर डालेंगे इसके लिए बताइए, मैंने हमने फिक्स कर दिया, ये कंस्ट्रेन लगा दिया कि x इज़ ग्रेटर देन 6। अब बताओ कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं? तब है। काहे कि यदि आप 6 से बड़ा कोई भी नंबर डालिएगा तो 10 और 6 ही 16 हो जाता है, तो 16 ग्रेटर देन 15 है। तो अगर आप 6 से अधिक नंबर डालोगे, 6 डालोगे तो ही बड़ा हो गया 15 से, क्योंकि 10 और 6 16 15 से ज़्यादा है। तो अगर 6 से ज़्यादा नंबर डालोगे तो ऑलवेज 15 से ग्रेटर होगा, तब ये स्टेटमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर पूरा x के लिए बोला जाए तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ के लिए सही भी हो रहा है, कुछ के लिए गलत भी हो रहा है। तो स्टेटमेंट तभी आप कह सकते हो जब आप अपने से जज कर पाओ कि वो चीज़ सही है या गलत है। भले वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अधजल में रहो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे देखते हैं। अब देखो अगला है हमारा थ्योरम। तो थ्योरम भी बताए थे, जिसे हमें प्रूफ करने की आवश्यकता पड़े उसे हम लोग थ्योरम कहते हैं, और जिसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं हो, वो ट्रू हो, उसे एग्जाम पोस्टुलेट बोलते हैं। तो अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। अ स्टेटमेंट माने एक ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा, या तो सही या तो गलत। तो एक ऐसा स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ, जिसे प्रूफ करने की हमें ज़रूरत पड़े उसकी सच्चाई को, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड पूरा घूमने के बाद जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री है। ये एक थ्योरम है, क्योंकि इस बात को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं, इस सच्चाई को हम लोग प्रूफ करते हैं, तो ये एक थ्योरम कहलाएगा। फिर अगला है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी हम प्रूफ करते हैं, इसका भी प्रूफ एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग इसी क्लास में जब लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे तो ट्रेंगल वाले चैप्टर में या लाइन्स एंड वाले एंगल वाले चैप्टर में ही हम इसको प्रूफ करेंगे। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट है हमारा कोरोलरी। इसके भी बारे में बताए थे कि कोरोलरी जो है आपका थ्योरम से निकला हुआ कोई बात होता है, माने किसी थ्योरम की मदद से कोई चीज़ हम बोल रहे हैं तो उसे हम लोग कोरोलरी कहते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है कि अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी इजली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम थ्योरम इज कॉल्ड इट्स कोरोलरी। कोरोलरी, स्पेलिंग गलत लिख दी है, कोरोलरी मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी सच्चाई को हम लोग डिड्यूस कर पाएँ आसानी से फ्रॉम अ थ्योरम, एक थ्योरम से, माने एक थ्योरम के हेल्प से उसकी सच्चाई को निकाल दें, तो हम क्या कहते हैं, उस थ्योरम का ये कोरोलरी है। जो भी थ्योरम से वो बात निकला हुआ है उस थ्योरम का ये कोरोलरी है। तो नोट डाउन करके लिख लीजिए। फिर लिखे हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं
उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो बार बार यूज होंगे, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें सबसे पहला है पॉइंट। पॉइंट का ये डेफिनेशन तो आप लिखें ही, फिर हम और भी लिखवाएंगे एनसीईआरटीज़ में जो बात बताई गई है, ठीक है। अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। एक पॉइंट जो होता है उसके पास एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। एग्जैक्ट का मतलब एकदम वही का वही, एकदम वही का वही का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड पे हम एक पॉइंट दे दिए तो निश्चित रूप से इसका एक लोकेशन पता चल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए तो इसका मतलब एक लोकेशन पता चल रहा है। कहीं भी इस बोर्ड पे एक पॉइंट दीजिएगा, चाहे एक हवा में भी पॉइंट दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं से उसका लोकेशन का पता चलेगा कि नहीं ये पॉइंट यहाँ पे है। तो यही होता है एक पॉइंट। फिर कह रहा है कि अ फाइनाइट डॉट, अ फाइनाइट डॉट, ऐसे डॉट कर दिए जिसको कि एक पेंसिल हो गया, उसको बढ़िया से छील लो, मोटा मत रखना, मोटा मत रखना, इतना मोटा मत रख देना, नहीं तो ये फिर पॉइंट का एक और डेफिनेशन होता है क्या कि ऐसा डॉट जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना कुछ हो। अब ज़रा बताओ कि ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना कुछ हो, तो लिख पाओगे? कितना भी छोटा डॉट दोगे, कितना भी छोटा डॉट दोगे तुम भैया, उसमें कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, कुछ ना कुछ तो ब्रेड्थ होगा, कुछ ना कुछ तो हाइट होगा। तो इसीलिए पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, ये डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता है, इसको बस महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बोला गया कि अ फाइनाइट डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। फिर लिखा गया कि वी डिनोट अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर्स। अगर मान लो ये पॉइंट को हमको दिखाना है तो एक डॉट देंगे और इसके ऊपर हम कैपिटल ए लिख देंगे। ये पॉइंट दिखाना है, कैपिटल बी लिख देंगे। कभी भी हम लोग स्मॉल बी से पॉइंट को नहीं दिखाते हैं, कैपिटल बी से दिखाते हैं, कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल पी से दिखाते हैं, मैंने किसी भी पॉइंट को। अब एनसीईआरटी में जो बात लिखा है उसको भी देख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला हम नोट लिखवाए हैं कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। अब सोचिए, एक ऐसा पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट, जिसके पास कोई भी पार्ट ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको बस महसूस कर सकते हैं कि पॉइंट जो होता है उसके पास ना लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना हाइट होता है, ठीक है। अगला है अ लाइन इज ब्रेडलेस लेंथ। अब ज़रा बताओ कि कोई भी लाइन होता है उसके बाद थोड़ा तो चौड़ाई होगा ना, तो उसको बोला गया कि लाइन के पास चौड़ाई नहीं होता है, ब्रेड्थ नहीं होता है, खाली लेंथ होता है। अब सोचो कि कितना भी पतला तुम लाइन बना लो, उसके पास कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा ही। अगर आप इसको मैग्नीफिकेशन से मैग्नीफाइन करके देखो, विजुलाइज करो मैग्नीफाइन करके, तो यही आपको बहुत मोटा लगेगा कि रेक्टेंगल है। यही जो है वो लगेगा कुछ ऐसे रेक्टेंगल की तरह। समझ गए? इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैग्नीफाइन करके देखिएगा तो कुछ ऐसा होगा। तो ये भी डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता है लाइन का, लेकिन समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि लाइन उसे कहते हैं जिसमें ब्रेड्थ नहीं होता है, जिसमें केवल लेंथ होता है, और वो पॉइंट ऑफ कलेक्शन से बना हुआ है। तो आगे हम एक डेफिनेशन लिखवाए हैं लाइन सेगमेंट्स का। लाइन सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट जैसे मान लीजिए ए और बी लिखा गया है, इसके बीच का स्ट्रेट पाथ, घुमाओ उमाओ नहीं, ऐसे नहीं कि अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है ऐसे ऐसे चले जाए ना, ऐसे ऐसे जाइएगा तो आप लाइन सेगमेंट नहीं बोलिएगा। ए और बी पे जाना है तो डायरेक्टली जाइए, डायरेक्ट एकदम, तो उसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और लाइन सेगमेंट पे क्या होगा कि ये दोनों एंड फिक्स होता है, वो बढ़ नहीं सकता है। वो लाइन सेगमेंट माने लाइन का वो टुकड़ा है, वो लाइन का टुकड़ा है, तो इसका लेंथ फिक्स होता है, याद रखिएगा। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग कभी भी दिखाते हैं तो ए बी के ऊपर अगर ऐसे लाइन खींच देते हैं तो उसको लाइन सेगमेंट माना जाता है। लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है, नोट करके सब लिख लीजिएगा। लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स लेंथ 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना का भी आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट की कहानी कि स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। फिर एक लाइन का डेफिनेशन कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट
AB when extended indefinitely in both the direction is line AB। मतलब कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसका दोनों एंड फिक्स हो A और B, अब आप क्या करिए कि इसका दोनों एंड को आप इनफाइनाइटली बढ़ा दीजिए, इधर भी दोनों तरफ आप बढ़ा दीजिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। ये बोर्ड ख़त्म हो जाए, ये पूरा जहाँ ख़त्म हो जाए और ये बढ़ते रहे और ये भी इधर की ओर बढ़ते रहे, तो उसे हम लोग लाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ लिखवाए भी हैं कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट और लाइन हैज़ नो डेफिनिट लेंथ। कोई फिक्स लेंथ नहीं होगा लाइन के पास, लेकिन लाइन सेगमेंट अगर बोल दे तो वो लाइन का सेगमेंट है, टुकड़ा है, तो उसके पास एक फिक्स लेंथ होता है, लेकिन लाइन के पास नहीं। फिर लिखा गया कि लाइन इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स LMN। जैसे कोई भी लाइन अगर आपको मिलेगा आगे, तो ऐसे अगर रहेगा तो वो L लिखा जाएगा, M लिखा जाएगा और दोनों तरफ एरो दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। एरो का मतलब होता है कि इधर की तो तरफ भी बढ़ता रहेगा और उधर की तरफ भी बढ़ता रहेगा। और अगर कभी ऐसे भी आपको मिल जाए तो इसे भी हम लोग लाइन कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे हल्का सा डार्क सर्कल बना दें तब इसे लाइन नहीं बोलेंगे बल्कि लाइन सेगमेंट बोलेंगे। उस समय वो लेंथ को फिक्स किया हुआ माना जाता है कि ये यहीं पे रुका है, तो अगर ऐसे केवल करके छोड़ दिया जाए तो लाइन मानिएगा, दिस इज़ लाइन, और इसे कहना होगा तो लाइन सेगमेंट। एरो दे दिया जाए तो भी लाइन, क्योंकि वो भी बताता है कि एरो की ओर आप बढ़ते जाइए। ठीक है ना, तो ये आपका लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन बता दिए, लाइन का डेफिनेशन बता दिए। और ये भी याद रखिएगा कि लाइन के पास ब्रेड्थ नहीं होता। अगर कोई पूछेगा कि क्या एक लाइन के पास ब्रेड्थ होता है, तो नहीं होता है। अब देखिए अगला पार्ट। अब देखिए अगला डेफिनेशन है रे का। रे क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसका एक एंड जो है वो फिक्स हो जाए, है ना। जैसे आप तीर चलाते हो तो एक एंड फिक्स नहीं होता है, दोनों एंड भागता जाता है। नहीं, इसमें क्या है कि एक एंड फिक्स होना चाहिए और एक रे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब लाइन का एक एंड फिक्स रहे और दूसरा एंड आगे की ओर बढ़ता रहे। ये एरो बता रहा है कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये जो है डॉट बता रहा है कि ये एंड फिक्स है। तो कोई भी लाइन हो ऐसे करेंगे तो नहीं रे बोलेंगे। अगर इधर एरो लगा दें और इधर पॉइंट कर दें तो ये रे बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो अ लाइन विच वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड इज एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट। एक एंड तो फिक्स हो एक लाइन का, लेकिन एक एंड जो है इनफाइनाइटली रूप से बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, हो गया ये। फिर एक है हाफ लाइन्स। हाफ लाइन्स किसे कहते हैं? ये जनरली 11th में क्लास में यूज होता है। ठीक है ना, देखिए लेट A, B एंड C बी द एनी 3 पॉइंट्स ऑन लाइन L। ठीक है, मान लीजिए कि एक लाइन L है आपके पास, इसके पास 3 पॉइंट्स हैं A, B, C। आगे बोला सच दैट कि A लाइज बिटवीन B एंड C, सच दैट कि A जो है वो B और C के ठीक बीच में है। यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ पे। फिर आगे बोला एंड वी डिलीट द पॉइंट A, मतलब A पॉइंट को हम डिलीट कर दिए। अब डिलीट कर दिए मतलब ये जो पॉइंट है उसको हम हटा दिए, मतलब इसको ओपन सर्कल कर देंगे, है ना। उसी को क्या कर देंगे? ओपन सर्कल, ऐसे कुछ। तो ये माना जाता है कि यह हाफ लाइन बन गया, एक उधर का और एक इधर का। ठीक है, तो कहा गया कि A, B, C बी द एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन L सच दैट कि A लाइज बिटवीन B एंड C। A जो है वो B और C के बीच में है। देन ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स, वो डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा, A के तरफ से B की तरफ जा रहे हैं, A के तरफ से B की तरफ, ये वाला पार्ट, एंड A के तरफ A से C की तरफ जो जा रहे हैं हम लोग लाइन L पे, इसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइन्स। इसे हम लोग कहते हैं हाफ लाइन्स। चलिए छोटी छोटी बातें फटाफट निकलते हैं। अब आगे है इंसिडेंस एक्सियम ऑन लाइन्स, इसको देख लेते हैं।
अब देखिए अगला पॉइंट है आपका इंसिडेंस एक्सियम्स ऑन लाइंस। लाइंस अभी जो हम लोग पढ़े उस पे जो इंसिडेंस एक्सियम्स हैं लाइंस के ऊपर, उसको देखे जा रहा है। पहला है कि अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। सही बात है, एक लाइन के पास एक दो पॉइंट होगा, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट से ही तो वो लाइन बना है। यानी कि देखो अगर ये लाइन है, अगर आपका मान लो दोनों तरफ एरो है, ये भी बोर्ड पार कर जाएगा, ये भी बोर्ड पार कर जाएगा, तो इसके पास एक दो गो पॉइंट है, इनफाइनाइट है। तो यही कह रहा है कि अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। अगला है थ्रू अ गिवन पॉइंट। थ्रू अ गिवन पॉइंट मतलब एक दिए हुए पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। सही बात है भैया, एक अगर पॉइंट दे दिया जाए आपको मात्र, इससे हम बोले कि कितने लाइन पास करा सकते हो, इनफाइनाइट लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पाँच लाइन, छः लाइन, सात लाइन, आप बहुत सारा कर सकते हो। इसके दोनों के बीच में ही 100 लाइन खींचा जा सकता है, क्योंकि लाइन के पास ब्रेड्थ होता नहीं है। तो पतला 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 जब खींचोगे तो बहुत सारा खींच सकते हो, है ना। दोनों तरफ एरो देना ज़रूरी है, नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि आप डार्क सर्कल तो बना नहीं रहे हो, ठीक ना। तो लेकिन फिगर को अच्छा लगने के लिए आप बना सकते हो। तो ये बोला कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींचा जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट बोला कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट ए एंड बी। ये तो आपको पहले ही बताया गया था एक्सियम्स यूक्लिड का पास्टुलेट में ही। यूक्लिड साहब का पहला पास्टुलेट ही ये था कि अगर दो गिवन पॉइंट हो हमारे पास तो इससे एक यूनिक लाइन पास करता है, एक यूनिक लाइन पास करता है। तो दो अगर गिवन पॉइंट दिया हो ए और बी तो इससे एक ही लाइन पास करेगा, दो को नहीं पास कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? कह रहा कि देयर आर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ देयर इज़ अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल। क्या मतलब है, इसको समझो। 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक सिद्ध में अगर हो जाए, एक सिद्ध का मतलब हुआ कि उस पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो एक लाइन ही पूरे पॉइंट को कंटेन कर ले, दो गो लाइन न बन पाए, तब उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, 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 इस सारा को अगर हम ये खींचे और एक ही लाइन से ये सारा पास हो, पॉइंट नंबर ए भी, पॉइंट नंबर बी भी, पॉइंट सी डी और ई भी सब, तो हम लोग कहते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे ए बी सी डी ई एफ वो कोलिनियर हैं। लेकिन अगर वही कुछ ऐसा हो कि एक पॉइंट यहाँ हो जाए, एक पॉइंट यहाँ हो जाए और एक पॉइंट यहाँ हो जाए, तब अगर आप एक लाइन खींचोगे तो ये एक लाइन जो है उसको नहीं कंटेन कर पाएगा। चाहे अगर ये लाइन खींचे तो ये लाइन जो है इसको कंटेन नहीं कर पाएगा, चाहे ये लाइन खींचे तो ये लाइन जो है इसको कंटेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा एक ही लाइन होना चाहिए जो सब पॉइंट को कंटेन कर लेगा, तब पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बोले कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और R पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि क्या P Q R जो पॉइंट है कोलिनियर है? तो नहीं है। माने कोलिनियर क्या होता है? पॉइंट्स। अच्छा, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा कि नहीं? सोचो तो ज़रा। दो पॉइंट से तो एकदम हमेशा ना यूनिक लाइन पास कर जाएगा, उसमें संकोच नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इससे तो एक लाइन पास करेगा ही करेगा। दिक्कत कब आएगा? जब तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट अगर इसी के ऊपर आ गया, कहीं भी इसके ऊपर, तब कोलिनियर। और तीसरा पॉइंट अगर इधर आ गया तब कोलिनियर नहीं, क्योंकि इससे एक लाइन पास करेगा, इससे दूसरा हो जाएगा। ठीक ना? तो ये याद रखना कि अगर सारा पॉइंट एक सिद्ध में होगा तो उससे एक लाइन पास करता है, तो हम उन सारे पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं। को माने एक ही, लिनियर माने लाइन पर। एक ही लाइन पे यदि सारे पॉइंट्स आ जाए उसे ही हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। को माने एक ही, लिनियर माने लाइन पर। एक ही लाइन पे अगर सारा पॉइंट्स आ जाए तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब हमारा ख़त्म होने वाला पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं, है ना, काटकुट, उसे हम लोग इंटरसेक्टिंग कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में काटकुट नहीं बोलते हैं, मैथमेटिक्स के भाषा में बोलते हैं कि टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन एल और एम जिसके पास एक कॉमन पॉइंट हो। कॉमन पॉइंट का मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे हो, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, इस पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है, एल पे भी और एम के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन ऐसा एक पॉइंट ओ है, एक ऐसा पॉइंट ओ है जो दोनों में है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो निश्चित रूप से एक पॉइंट केवल कॉमन होगा। तो एक पॉइंट यदि कॉमन होता है केवल, तो हम लोग बोलते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्ट किया है, ठीक है ना। तो इफ़ टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, माने मीट या फिर अ पॉइंट विच इज कॉमन टू द बोथ लाइन्स एल एम एन, देन वी कॉल्ड एल एंड एम इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कहानी खत्म हो गया। कंकरेंट लाइन्स को आते हैं, देखते हैं कंकरेंट लाइन्स किसे कहते हैं। देखो कंकरेंट लाइन्स है, कंकरेंट लाइन्स तो दो गो लाइन तो हमेशा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ना, या पैरेलल होगा। तो मान लो दो लाइन तो इंटरसेक्ट करेगा, वो वाला खेल देख रहे हैं, पैरेलल वाला नहीं। अब अगर तीसरा लाइन हो, वो भी अगर इसी से पास कर जाए, तीसरा लाइन ये भी हो सकता है कि दो लाइन कंकरेंट करे और तीसरा यहाँ से गुजर जाए, इधर इंटरसेक्ट करता हुआ इधर से गुजर जाए, तो हम एल को, एम को, एन को इंटरसेक्टिंग नहीं कह सकते। अगर तीनों लाइन एल एम एन तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास कर जाए, या एक ऐसा पॉइंट हो जो एल एम एन तीनों में मिल जाए, तो हम लोग कहते हैं कंकरेंट लाइंस हैं वो। मतलब तीन लाइंस अगर एक ही पॉइंट से गुजर जाते हैं, तीन या तीन से अधिक भी, तीन या तीन से अधिक भी, देखो ये देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सारा का सारा लाइन जो है एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, और ये लाइन तो अभी क्यू ही है, ये तो एम ही है, ये एन ही है और ये ओ ही है। ये मान लो आपका पी पॉइंट पे कॉमन है, तो ये सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ये सारे लाइंस जो है कंकरेंट लाइन कहलाएंगे। यानी कि कंकरेंट लाइन हम किसे कहते हैं, द थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, आर सेड टू बी कंकरेंट। क्लियर हो गया। फिगर आपका बनाया हुआ है, एरो देंगे दोनों तरफ तो भी लाइन, नहीं देंगे तो भी लाइन। बस आपको ये गाढ़ा नहीं करना है, गाढ़ा करिएगा तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्लेन के डेफिनेशन पे। प्लेन किसे कहते हैं, ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये एक प्लेन है। अगर ये स्मूथ है तब ये आप जो कॉपी पे लिख रहे होंगे, वो कॉपी देख रहे हैं, उसका हर एक पेज प्लेन है। आप दीवार देखते हैं, अपना घर का फर्श देखते हैं, वो एक प्लेन है। तो प्लेन समझते तो हैं। अब ये कहिएगा कि ये एक प्लेन है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम यही ले रहे हैं, ये क्या ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन नहीं है। चाहे कोई बोतल ले लीजिए गोल वाला, वो प्लेन है नहीं है। लेकिन आप जिस मेज पे पढ़ रहे हैं, टेबल पे, वो टेबल प्लेन है। तो प्लेन हम समझते हैं, कर्व जो है वो प्लेन नहीं है, कर्व जो है वो प्लेन नहीं है। तो प्लेन समझते तो हैं, डिफाइन कैसे करें। तो प्लेन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि प्लेन एक ऐसा सरफेस को कहते हैं, सारे सरफेस को नहीं, ऐसे सरफेस को कहते हैं जिसका कोई भी दो पॉइंट को अगर हम मिलाएं, अगर हम कोई भी पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करें स्ट्रेट एकदम, तो उस पर जितने भी पॉइंट्स आएँ उस लाइन के ऊपर, वो सारा का सारा उसी सरफेस पे आना चाहिए, उसी सरफेस पे आना चाहिए, तब हम उसे प्लेन कहेंगे। ऐसे सरफेस को प्लेन कहेंगे, सारे सरफेस को नहीं। जैसे यही है, मान के चलो ये, तो ये जो है एक प्लेन नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि अगर मान लो हम एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, अब दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ज़रा सोचो तो ये क्या होगा, ई
बाहर ना निकल गया, सरफेस के ऊपर आएगा इसका सारा पॉइंट। समझना ध्यान से, ये एक सतह है ज़रूर, लेकिन ये प्लेन नहीं है। प्लेन काहे नहीं है? काहे कि प्लेन का डेफिनीशन है ब्लैक बोर्ड। प्लेन का समय सतह डेफिनीशन है में जिस पे आप पढ़ रहे हो, कॉपी का पेज, ये सब प्लेन है ना। तो ये क्यों नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे? तो कहेंगे कि अगर इसके कोई भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट है, तो ये जो सतह है, ये ऊपर का जो सतह है वो नहीं आएगा अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें तो। मतलब कोई भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें स्ट्रेट, तो जो लाइन आए उसका हर एक पॉइंट उस सतह पे ही आना चाहिए, तब हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। तो आप यही बोर्ड देख लीजिए, ये बोर्ड आप देख लीजिए, बोर्ड एक प्लेन है। काहे प्लेन है? क्योंकि हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट दो को ले लें और उसको ज्वाइन करें, उसका हर एक पॉइंट इस बोर्ड पे ही आएगा, बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा। और अगर बोर्ड के बाहर जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये जो सतह है, बोर्ड है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे है, जिसकी वजह से ये फिर से प्लेन नहीं कहलाएगा। तो प्लेन होने के लिए एकदम डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सरफेस को प्लेन कहते हैं जिसके ऊपर दो पॉइंट कोई भी लिया जाए और ज्वाइन किया जाए, तो उस पे जो पॉइंट्स मिले उस लाइन के ऊपर, वो उसी सतह पे आना चाहिए, उस सतह के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यही डेफिनेशन लिखा गया है कि अ प्लेन इज सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट, माने उस सरफेस पे ही लाई करना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको हम दे ही दिए बहुत सारा, ब्लैक बोर्ड हो गया, दीवार का वाल हो गया, माने ये फर्श हो गया, है ना, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं वो टेबल हो गया, कॉपी का पेज हो गया, ETC। चलिए, थैंक यू। तो इस तरह से ये चैप्टर्स का बेसिक चीज़ ख़त्म हो गया आपका, ठीक है ना। अब हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री के आपका NCERT के क्वेश्चन, RS अग्रवाल के क्वेश्चन, आप कोई भी बुक बनाएं, कोई RS अग्रवाल ही जरूरी नहीं, आप RD शर्मा, मतलब थ्योरी तो ऐसा ही हम देते हैं कि आप कोई भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं। आप बना के देखो, आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, इसकी गारंटी मेरी है। जो नहीं बने आप हमसे पूछ लो, क्या दिक्कत है। एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ऐसा यूज कर दे जो आप समझ ना पाएँ, तो वो वर्ड्स के चलते दिक्कत होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बोल दें हमें, हम उसका वीडियोस तुरंत अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप बताइएगा वैसे ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।